और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस अपने से अच्छा और किसी को नहीं पता होता है। मैंने जो अभी तक नोट्स बनाए हैं, मैंने अभी तक जो रेफरेंस बुक्स फॉलो करी हैं, उसी पे मैं स्टिक करूँगा। टारगेट्स छोटे बनाने हैं, लेकिन उस टारगेट्स को अचीव करने पे काम करना है। तो छोटे बनेंगे तो अचीव भी हो जाएंगे, रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे और नंबर ऑफ रिवीजन्स ज़्यादा होंगे। नमस्कार दर्शकों, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम 2024 प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में सीसेट विषय को लेकर के चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आईएएस से सीनियर फैकल्टी ब्रजेश सर। सर, स्वागत है आपका। सर, हम डिस्कशन को शुरू करें तो 16 जून को जो अभी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, तो आने वाले अब इन 2 महीनों में स्टूडेंट्स को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, आने वाले जो 2 महीने हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो एक तो समस्या आती है कि जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ कैसे करें। तो नंबर 1 समस्या यह है कि रिवीज़न कैसे रिवाइज़ करें चीज़ों को। दूसरी समस्या ये आती है कि जैसे ही हम मार्केट में निकलते हैं, हमें बहुत सारे नोट्स दिखाई देते हैं कि इसका जिस्ट आ गया जी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जिस्ट आ गया, यहीं से लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे उसका जिस्ट आ गया, इस एनसीईआरटी का जिस्ट आ गया। तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हमें दिखते हैं मार्केट में। दूसरी समस्या ये आ जाती है। तीसरी समस्या ये है कि हमने कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होती है, या फिर पढ़ाई करी है तो उसका असेसमेंट नहीं करा है, टेस्ट उसके नहीं दिए। तो उसके बारे में लगातार क्वेश्चन बना रहता है दिमाग में कि इसका क्या करें, इसको पढ़ें कि छोड़ें, कि जो हमने पढ़ा हुआ है जिसके बारे में टेस्ट दिया है, ऐसे सब्जेक्ट्स के जगह पे इसको पढ़ें कि क्या करें। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो 3 प्रश्न आते हैं कि एक तो रिवाइज़ करें कैसे, कितना रिवाइज़ करें चीज़ों को, और उसमें भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों पार्ट्स आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ वही है कि जो नोट्स इतने सारे अवेलेबल हैं, उसमें से क्या पकड़ें क्या छोड़ें, या फिर जो हमने अपने पहले से बनाए हैं उन्हीं पे स्टिक करें। तो ऐसे प्रश्न दिमाग में आते रहते हैं। ये समस्याएं जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके सामने आती हैं। सर, जो समस्याएं आपने बताई हैं, इन समस्याओं से निपटने के लिए स्टूडेंट्स को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, रणनीति तो ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल जो है स्पेसिफिक रणनीति हर किसी की अपने लिए डिफरेंट होती है। ये हर एस्पिरेंट को मानना चाहिए। जैसे मैं भी कुछ बातें बताऊंगा, बहुत सारे और लोगों ने भी बहुत सारी बातें बताई होंगी। तो मैं यूपीएससी की तैयारी में यही कहना चाहता हूँ कि जो रणनीति होती है वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस पे आधारित होती है, और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस अपने से अच्छा और किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि ये ह्यूमन का स्वभाव है। अपनी सारी समस्याएं हम दूसरे को नहीं बता पाते हैं, लेकिन हमें पता होती है। तो पहली चीज़ ये है कि सुनो सबकी, करो अपनी। तो जैसे रिवाइज़ करने वाला जो चैलेंज है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें, अपना असेसमेंट अच्छे से करें, जो पिछले 1 साल 2 साल में हमने पढ़ाई करी है, कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक को कितनी बार रिवाइज़ करा है, टेस्ट में कैसे स्कोर आ रहे हैं हमारे। उस आधार पर हमें प्लान बनाना चाहिए कि अगले 2 महीनों में मैं इन चीज़ों को रिवाइज़ करूँगा। 2 बार करूँगा, 3 बार करूँगा, 1 बार करूँगा, जैसा भी लगे, और उस पे टेस्ट भी दूंगा उससे रिलेटेड, जिससे असेसमेंट भी हो। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में। तो मार्केट में जाते ही आंख बंद कर लेना है कि मैंने जो अभी तक नोट्स बनाए हैं, मैंने अभी तक जो रेफरेंस बुक्स फॉलो करी हैं, उसी पे मैं स्टिक करूँगा। मैं इसको और वाइड नहीं करूँगा। रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे और नंबर ऑफ रिवीजन्स ज़्यादा होंगे। इसी पे काम करना है अगले 2 महीनों में। जी सर, लेकिन जो अभी क्योंकि सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो कहीं ना कहीं जो समय प्रबंधन है वो भी एक चुनौती के रूप में अभ्यर्थियों के सामने खड़ा हुआ है। तो समय प्रबंधन के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? प्रबंधन तो
बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी की तैयारी में समय प्रबंधन जो है, जैसे ही तैयारी में आप घुसे उसी समय से, उसी टाइम से समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास एक रेखा चित्र बनना चाहिए ऐसा कि अगले 1 सालों में एग्ज़ामिनेशन से पहले तक मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कितना टेस्ट देना है, कितनी बुक्स पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें सब पहले से लेके चलना होता है। लेकिन ये लंबा दौर होता है, एक तरीके से मैराथन होती है, स्प्रिंट तो है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये किसी दूसरी डायरेक्शन में चली गई, और किसी कारणवश ऐसा अगर हो जाता है कि कुछ मिसअप हो गया है, इधर उधर हो गई हैं चीज़ें, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगले आने वाले 2 महीनों के लिए हम शांति से बैठकर अपने बारे में सोच सकते हैं कि हमने पिछले 8 महीनों में, 1 साल में क्या पढ़ाई करी है, कितने टेस्ट दिए हैं, और उस हिसाब से बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्लान बनाना है। ये सब्जेक्ट है मेरे पास, इन सब्जेक्ट के इतने इतने टेस्ट दिए हैं, और इन सब्जेक्ट्स में मैं अच्छे मार्क्स लेके आ रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ये मार्क्स कहाँ की बात कर रहा हूँ, जो टेस्ट मॉक टेस्ट दिए होंगे वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से एक थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो उस हिसाब से हमें अगले आने वाले 2 महीनों में प्लान करना चाहिए कि मुझे हर रोज़ इतना टाइम इस सब्जेक्ट पे देना है, या फिर वीकली बेसिस पे इतना टाइम इस सब्जेक्ट पे देना है, जिससे हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाए एग्ज़ामिनेशन से पहले तक कि ये हमारा कंप्लीट हो गया। और टारगेट बहुत बड़ा नहीं बनाना है, ऐसा कि बहुत सारी चीज़ें अगर हमारी छूटी हुई हैं कि हमने ये आर्ट एंड कल्चर पढ़ा ही नहीं है और हमने प्लान बना लिया कि हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे भी, फिर उसके बाद हम उसको 7 बार रिवाइज़ भी करेंगे, और हम उस पे जो है 10 टेस्ट भी देंगे, हैं 2 ही महीने, तो संभव नहीं है। तो टारगेट्स छोटे बनाने हैं, लेकिन उस टारगेट्स को अचीव करने पे काम करना है। तो छोटे बनेंगे तो अचीव भी हो जाएंगे, और अचीव होंगे तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा हमारे अंदर। तो उस कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए छोटे टारगेट्स और टारगेटेड टारगेट्स बनाने, ठीक है। संक्षेप में कि स्टूडेंट्स को अब रैंडमली ना पढ़ करके ऑर्गेनाइज्ड होकर के पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि हमने आज ये उठा के पढ़ लिया, आज मन कर रहा है आर्ट एंड कल्चर पढ़ने का, आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया, आज इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन कर रहा है, आज इकोनॉमिक्स उठा लिया। तो इस तरीके से हमें रैंडमली नहीं जाना है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने दिमाग को पहले से ही डायरेक्शंस देने हैं कि अगले 2 महीनों में क्या क्या करना है, कैसे करना है। जी सर, अगर हम सीसेट की बात करें तो सीसेट, क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में तो जो सीसेट है, सीसेट का एग्ज़ाम लगातार टफ होता जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जीएस में अच्छा स्कोर होता है, लेकिन वो सीसेट क्वालिफाई ना करने के कारण वो एग्ज़ाम में, मेंस में नहीं बैठ पाते हैं। तो सीसेट के इस बदलते हुए ट्रेंड्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 4-5 सालों की बात करें तो सीसैट जो पेपर है उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता चला गया, और ये जो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है वो, जैसे सीसैट के 3 पार्ट होते हैं, एक एप्टीट्यूड, एक मैथ्स वाला पार्ट होता है, एक रीजनिंग वाला पार्ट होता है, एक आरसी वाला पार्ट होता है। तो जो मैथ्स वाला पार्ट है, आरसी और रीजनिंग, तीनों में ही डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता हुआ चला गया है। अब पहले क्या होता था, क्लियर डिमार्केशन होता था कि जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं बिल्कुल मैथ्स के क्वेश्चन होते थे। अब क्या हुआ कि मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चंस, दोनों टॉपिक्स को जोड़कर क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल अपने आप बढ़ता चला जा रहा है। और यूपीएससी एक चीज़ ये भी करती है कि पहले जैसे आरसी का प्रपोर्शन ज़्यादा होता था, मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आरसी के ज़्यादा होते थे, लेकिन फ़िलहाल पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हुआ कि मैथ्स के क्वेश्चंस ज़्यादा होने लगे। तो इसके एक तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है, एक थोड़ी सी ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी आई है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आएंगे। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ट्रेंड ऐसा ही है कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो हम बिल्कुल दिमाग में ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि इस साल तो जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ता हुआ चला आ रहा है, और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, प्रपोर्शन की बात करें, वो भी चेंज कर रही है यूपीएससी। तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि इस बार जो है यूपीएससी सीसैट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कम कर दे। जी सर, निश्चित ही यूपीएससी ये निश्चित करना चाहती है कि जो 33% का जो क्राइटेरिया रखा हुआ है उसको जो पार करने वाले सीरियस कैंडिडेट ही उसे पार कर पाएँ।
सर यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैथ्स हो या रीजनिंग हो, ये लगातार जब हम अभ्यास करते हैं तभी इससे और बेहतर हो पाते हैं। तो इसी को लेकर के विज़न आईएएस द्वारा अभ्यास टेस्ट सीरीज़ लाई गई है। तो वो क्या है, उसके बारे में बताइए? पहली चीज़ जैसे आपने बोला कि जो 33% का क्राइटेरिया है, यूपीएससी इसलिए इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाती है जिससे कि सीरियस कैंडिडेट ही पास कर पाएँ। तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लास्ट 2-3 इयर्स में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट्स भी उस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाए हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी बढ़ गया है। तो सीरियसनेस के साथ साथ स्मार्टनेस भी चाहिए हमें इस पेपर को क्लियर करने के लिए। और दूसरी चीज़ जैसे आपने बोला कि अभ्यास लेके आए हैं हम लोग, हाँ। तो जो हम लोग अभ्यास लेके आए हैं ये इस दिशा में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि होता क्या है, सीसैट के पेपर जैसे पहले होता क्या था, जब डिफ़िकल्टी लेवल इतना नहीं था सीसैट पेपर का, तो हम लोग क्या करते थे कि लास्ट 2-3 इयर्स का पेपर उठाया, सॉल्व किया, एक आइडिया मिल जाता था किस तरीके का क्वेश्चन पूछने वाली है यूपीएससी, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन पूछती थी। तो 33% वाला क्राइटेरिया बड़ी आसानी से पार कर जाते थे। लेकिन अभी डिफ़िकल्टी लेवल जब बढ़ा है तो हमें क्या है कि एक तो जो भी कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी पूछ रही है उसको उसकी बड़ी अच्छी समझ होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ समझ के साथ साथ हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो अब प्रैक्टिस के लिए होता क्या है कि मार्केट में ऐसे टेस्ट बहुत अच्छे अवेलेबल नहीं, हाँ। जो यूपीएससी लेवल का सीसैट का पेपर बना के पूछ पाए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि एसएससी लेवल के टेस्ट, लेकिन अभ्यास इनिशिएटिव में लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कैसे बिल्कुल यूपीएससी सेट पैटर्न वहाँ पे देख सकते। जैसे हर साल यूपीएससी सरप्राइज़ देती है, उसी तरीके से अभ्यास के हर टेस्ट में लोगों को सरप्राइजेस मिलेंगे। तो जो सरप्राइजेस मिलने वाली बात है उससे भी लोग यूज़ टू होंगे थोड़ा सा, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा लोगों को अपना सेल्फ असेसमेंट करने के लिए। हाँ, क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ में वो compete कर पाएंगे रियल टाइम में। बिल्कुल, जिससे उनकी पोजीशनिंग भी पता चलेगी कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और दूसरी चीज़ कि वो 33% वाला बैरियर पार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, हाँ। वो अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं उसके बाद जी कि ये टॉपिक्स मिस कर रहा हूँ, हाँ। या किस टॉपिक्स में मैं स्ट्रांग हूँ, किस टॉपिक से स्टार्ट करना है पेपर सॉल्व करना। जी सर। सर, इसी के साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो अभ्यास टेस्ट है, अभ्यास टेस्ट को स्टूडेंट्स किस तरीके से अपनी प्रीलिम्स की जो तैयारी है उससे जोड़ करके उसे और बेहतर कर सकते हैं? हाँ, इसमें देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ, 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं सीसैट की अगर बात करें। एक जो होते हैं कि साल भर तैयारी करते हैं, दूसरे स्टूडेंट क्या होते हैं कि सिर्फ लास्ट 2 मंथ्स में वो सीसैट खोलते हैं कि सीसैट क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ। तो जो साल भर तैयारी करते हैं, साल भर प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए तो अभ्यास क्या है कि असेसमेंट एकदम बिल्कुल यूपीएससी टाइप इन्वायरमेंट मिलेगा, उनको अपना असेसमेंट मिलेगा कि साल भर में क्या पढ़ाई करी है और कितना उसको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है अगर कोई स्ट्रैटेजी में कमी रह गई है। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लास्ट 2 मंथ्स में ही सीसैट के बारे में सोचा कि ये भी एक चिड़िया का नाम है, इसको भी देखते हैं क्या है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी अभ्यास के माध्यम से क्या होगा कि उन्हें पता चलेगा, एक रियल टाइम में 2 घंटे में पेपर सॉल्व करेंगे, उन्हें बिल्कुल आइडिया लगेगा कि बिना पढ़े वो कितना कर पा रहे हैं, कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने मार्क्स लेके आ पा रहे हैं। तो अब 3 अभ्यास के टेस्ट हैं, तो पहले टेस्ट में उन्होंने क्या किया कि अपना असेसमेंट करके देख लिया कि ये टॉपिक्स मेरे वीक हैं, तो इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं अच्छे से कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक आइडिया उनको थोड़ा पहले ही पता लग गया कि अभी 1.5 महीने हैं, 2 महीने हैं, चलो आइडिया लग गया कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा क्या, वो तो पूरा ही रिफ़ाइन कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने तो स्ट्रैटेजी बनाई नहीं थी पहले, तो वो रिफ़ाइन कर सकते हैं उसको, और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। उन्हें थोड़ा सा
एडवांस में पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ है, क्या अच्छा करना है। वही कि एक फाइनल मैच से पहले की एक प्रैक्टिस मैच हो जाएगा ये। बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर। जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप कराता है, तो प्रैक्टिस मैच भी खिलवाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस मैच अभ्यास के माध्यम से लोगों को अवेल करा रहे हैं कि एक प्रैक्टिस मैच खेल लो, आप 3 प्रैक्टिस मैच खेलो। सर अगर मैं यहाँ पर सीसेट की बात करूँ तो आप कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसमें बता पाएंगे कि जिनको स्टूडेंट सब तैयार करके और बेहतर मार्क्स लेके आ सकते हैं? देखिए, टॉपिक्स की बात करें तो अब आरसी में तो कोई टॉपिक्स बता नहीं सकते। जिसने साल भर न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसने आरसी की भी तैयारी करी है साल भर। बात आती है मैथ्स और एलआर की। तो मैथ्स एलआर में अगर देखें तो स्पेसिफिकली अगर मैथ्स की बात करें तो पिछले 3-4 सालों का ट्रेंड देखें तो नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रही है। और पिछले 2 सालों में 3 सालों में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चंस पूछे, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो मैं यही सलाह दूंगा कि नंबर सिस्टम तो अच्छे से पढ़ें स्टूडेंट्स, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सर इसके साथ में ही अब क्योंकि परीक्षा का समय नज़दीक आता जा रहा है तो स्टूडेंट्स को स्ट्रेस एंजाइटी जैसे कुछ मेंटल चैलेंजेस भी आ सकते हैं, तो उनसे निपटने के लिए आपके क्या सुझाव रहेंगे? देखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये सारी चीज़ें एक तरीके से सिम्पटम्स हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के। दैट मीन्स कि दे आर वेरी सीरियस विद द एग्जामिनेशन। लेकिन इन सब चीज़ों से निकलना ज़रूरी है। ये स्ट्रेस, टेंशन लंबे समय के लिए नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस आता है, हमने कोई मॉक टेस्ट दिया, मार्क्स कम आए, स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि हमने साल भर क्या करा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक तो अपने दिमाग को, माइंड को रिवॉर्ड देने की ज़रूरत है। आपने अच्छी पढ़ाई करी तो थोड़ा-सा अपने माइंड को बोलना है कि भाई हमने करी अच्छी पढ़ाई। मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहे हैं, टेस्ट कम आ रहे हैं, तो आप उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए, अच्छे से देखिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सेट किए गए हैं। क्या रेलेवेंस है क्वेश्चंस का? तो आप फाइंड आउट करोगे कि जो यूपीएससी टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें आपने कितने सही करे। जी सर। तो इस तरीके से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ऐसे करके हमें देखना है, जिससे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़े। जी सर। कॉन्फिडेंस बनाए रखना, अगर लूज़ हो रहा है तो उसको बढ़ाना, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें दोस्तों की भी अहम भूमिका होती है। अगर अच्छे दोस्त हैं तो उनसे बातें करते रहो, अच्छी बातें करो, नेगेटिविटी में ना जाओ। बाकी ये जो प्रोसेस है प्रिपरेशन का, इस प्रोसेस को एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है। हमारा काम है कर्म करना, फल तो यूपीएससी देगा ही। अगर अच्छा कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म किए हैं तो भी हो सकता है कि अच्छा फल मिल जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस बनाना है। सर यहाँ तक तो हमने सीसेट के बारे में लगभग कंप्लीट बात कर ली है, लेकिन एक बात और देखने को आती है कि एग्ज़ाम वाले दिन जीएस और सीसेट के बीच का जो 3 घंटे का गैप होता है, वो कहीं न कहीं एक क्रूशियल टाइम होता है कि सीसेट का पेपर कैसा जाएगा वो निश्चित करता है। तो उन 3 घंटों में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि वो जो 3 घंटे हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए हैं। जी सर। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे जगह सेंटर मिल जाता है जहाँ पे पेड़ ही नहीं मिल रहे हैं, हाँ। छाँव ही नहीं मिल रही है, बैठने की जगह नहीं मिल रही है। तो थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करके रखो, पहले ही जाके सेंटर वेंटर देख लें कि कहाँ पे हम ये 3 घंटा बिताने वाले हैं। और दूसरी चीज़ कि हम ये बोलते हैं कि जीएस पेपर कंप्लीट हो गया, तो मिलान ना करें आंसर का। लेकिन फिर भी जिज्ञासा आती है दिमाग में कि देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, वो भी ठीक है। खाना खाओ, पानी पियो और एक अच्छी-सी जगह ढूँढ के वहाँ पे बैठिए आप और रिलैक्स करिए। मैं तो यही कहूँगा कि सीसैट के लिए आपने जैसे टेस्ट दिए, आपने पहले तैयारी भी करी होगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े होंगे, तो जहाँ पे भी लगे कि ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े से मुश्किल हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ नोट्स हैं तो पहले से बना के रख लो कि एग्ज़ामिनेशन सीसैट का जब पेपर होगा उससे पहले जो समय बचेगा, उस दौरान मैं इसको रिवाइज़ कर लूँगा। 1-2 पेज का ही रखना है आपको, ज़्यादा नहीं। अगर समय मिले तो उसको रिवाइज़ कर लेना, बाकी रिलैक्स करना है। जो भी समय मिला है बीच का, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। दोनों पेपर दे लोगे आप, उसके बाद चीज़ों के बारे में सोचना है। जी सर। सर हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आशा है आपको यह डिस्कशन पसंद आया होगा और आपको इससे लाभ भी मिला होगा।
हम इसी तरीके से नए नए डिस्कशन आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।